Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Faisal Akram from Unique Group of Institutions. I hope that all of you are safe and sound. Students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आपके सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो डिले हुए और यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने आपके कीमती वक़्त को देखते हुए आप लोगों के लिए एक रिवीजन टेस्ट सेशन का आगाज़ किया है जिसका कोड है RT1209। हर पेपर के बाद आपको वीडियो लेक्चर मिल जाता है जिससे आप जो है अपने पेपर को चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग का टेस्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं MCQs की तरफ। द फर्स्ट MCQs इज़ मेन पार्टीज़ ऑफ प्रोमिसरी नोट आर कि प्रोमिसरी नोट्स की कितनी पार्टीज़ होती हैं। तो ऑप्शन आर 1, 2, 3 and 4। ऑप्शन नंबर B 2 is correct answer. Second MCQs is a person who writes the bill of exchange is called। वो शख्स जो bill of exchange को ड्रॉ करता है, जो कि इसको लिखता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आर ड्रॉर, ड्राई, पेई एंड एक्सेप्टर। तो A ऑप्शन ड्रॉर इज करेक्ट आंसर। ड्रॉर जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को राइट करता है, इसको लिखता है। MCQs नंबर 3 इज ग्रेस डेज आर गिवन टू डेटर फॉर द पेमेंट ऑफ कि ग्रेस डेज जो हैं वो डेटर को किस चीज़ की पेमेंट के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शंस आर बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ट्रेजरी बिल एंड चेक। तो ऑप्शन नंबर A बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज राइट आंसर कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 ग्रेस डेज जो है वो डेटर को दिए जाते हैं पेमेंट के लिए। MCQs नंबर 4 इज ट्रेजरी बिल इज आ कि ट्रेजरी बिल है क्या है। ऑप्शंस आर निगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, B ऑप्शन नॉन निगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, C ऑप्शन डेटर एंड D ऑप्शन शेयर्स। तो बेटा इसमें जो आंसर है वो A आंसर है आपका निगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल। क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 5 इज IOU इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन बाय कि IOU एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है जिसको कौन ड्रॉ करता है। ऑप्शंस आर ट्रेडर, डेटर, creditor, all of the above। तो ऑप्शन नंबर B डेटर इज राइट आंसर। MCQs नंबर 6 इज व्हाट इज रिसीव्ड बाय द पोस्ट ऑफिस ऑन मनी ऑर्डर कि मनी ऑर्डर पर पोस्ट ऑफिस को क्या चीज मिलती है या क्या चीज रिसीव करता है पोस्ट ऑफिस। तो ऑप्शंस आर प्रॉफिट, इंटरेस्ट, कमीशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर C कमीशन इज योर राइट आंसर। MCQs नंबर 7 इज कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड फॉर द फैसिलिटी ऑफ कि कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट को किसकी सहूलत के लिए इशू किया जाता है। ऑप्शंस आर एम्बेसडर्स, कॉमन पीपल, बिजनेसमैन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर C बिजनेसमैन इज योर राइट आंसर कि बिजनेसमैन के लिए कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक फैसिलिटी है। MCQs नंबर 8 इज विच वन कैन बी क्रॉस कि इसमें से हम किसको क्रॉस कर सकते हैं। ऑप्शंस आर मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, क्रेडिट कार्ड, ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर नंबर B ऑप्शन नंबर B पोस्टल ऑर्डर इज योर राइट आंसर कि पोस्टल ऑर्डर को हम क्रॉस कर सकते हैं चेक की तरह। जैसे चेक क्रॉस होता है वैसे ही पोस्टल ऑर्डर भी क्रॉस हो सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 विच इज अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज को बयान करें। तो देखिए बेटा, मैंने आप लोगों के सामने बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इन राइटिंग होता है, लिखी हुई हालत में होता है। एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जिसके अंदर कोई शराइत को ऐड नहीं किया जा सकता। पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, इसमें खास अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट जो है वो पे की जाती है। ऑन डिमांड और एट फिक्स फ्यूचर टाइम, डिमांड पर या फिक्स फ्यूचर टाइम पर कि जो टाइम डिसाइड किया गया हो डेटर और क्रेडिटर के दरमियान में, उस जो है वो टाइम के बाद उसकी पेमेंट की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की कितनी पार्टीज हैं। तो 3 पार्टीज हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। द फर्स्ट वन इज ड्रॉर जिसको क्रेडिटर कहा जाता है, सेकंड इज ड्राई जिसको डेटर कहते हैं, एंड पेई। पेई कौन होता है बेटा? द रिसीवर ऑफ मनी, वो शख्स जो कि मनी अमाउंट को रिसीव करता है किसकी? बिल ऑफ एक्सचेंज की। द थर्ड क्वेश्चन इज
डिफाइन प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट को बयान करें। तो प्रोमिसरी नोट में एक ये इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही एक राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट है जो लिखी हुई हालत में मौजूद होता है। अनकंडीशनल प्रॉमिस, एक गैर मशरूत वादा होता है। अब फर्क क्या है प्रोमिसरी नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में, कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है, एक हुक्म होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोमिसरी नोट की तो प्रोमिसरी नोट ऑर्डर नहीं बल्कि प्रॉमिस होता है। वो ये भी अनकंडीशनल है और बिल ऑफ एक्सचेंज भी अनकंडीशनल ही होता है। इसमें भी अब पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक खास रकम की अदायगी की जाती है ऑन डिमांड और एट अ फिक्स फ्यूचर टाइम, ये भी ऑन डिमांड या फिक्स फ्यूचर टाइम पर होता है। द फोर्थ क्वेश्चन इज डिफाइन ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल को बयान करें। तो ट्रेजरी बिल भी एक डॉक्यूमेंट है इन विच द गवर्नमेंट प्रोमिसेस टू पे, जिसमें गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है, वादा करती है पे करने का, अमाउंट अदा करने का। अ सम ऑफ मनी टू पर्सन और बिजनेस कंसर्न, किसको अदा करने का वादा करती है? किसी भी शख्स को या किसी भी कारोबारी अदारे को, किसी भी बिजनेस कंसर्न को। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट इज मेंट बाय बैंकर्स लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंकर्स लेटर ऑफ क्रेडिट से क्या मुराद है? तो इसमें पॉइंट्स देखें। इशूड बाय बैंक इन फेवर ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, कि जो बैंकर्स लेटर ऑफ क्रेडिट है ये बैंक की तरफ से इशू किया जाता है, इसको बैंक इशू करता है किसी एक खास शख्स की फेवर में। तो उसमें गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एक खास अमाउंट जो है वो हासिल की जाती है फ्रॉम इट्स एनी अदर ब्रांच, बैंक की किसी भी दूसरी ब्रांच से। इशूड फॉर ट्रांजैक्शंस एंड ट्रेड डीलिंग, ट्रेड डीलिंग के लिए और ट्रांजैक्शंस के लिए इसको इशू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफाइन पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर को बयान करें। पोस्टल ऑर्डर के बारे में याद रखें बेटा कि ये इजी मोड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी, के पैसे को ट्रांसफर करने का एक बड़ा ही आसान जरिया है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पैसे को मूव करने का, उसको ट्रांसफर करने का एक बड़ा ही आसान जरिया पोस्टल ऑर्डर है। विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की मदद से हम जब पैसे को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वो पोस्टल ऑर्डर कहलाता है। इट कैन बी क्रॉस, इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं चेक की तरह, जैसे कि हम एमसीक्यूज में पढ़ चुके थे कि पोस्टल ऑर्डर भी क्रॉस होता है, जैसे कि चेक को क्रॉस करते हैं वैसे ही पोस्टल ऑर्डर को भी क्रॉस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर बयान करें कि मनी ऑर्डर क्या है। तो मनी ऑर्डर में देखिए बेटा, ऑर्डर ड्रॉन बाय वन पोस्ट ऑफिस ऑन अनदर, इसमें एक पोस्ट ऑफिस दूसरे पोस्ट ऑफिस को एक ऑर्डर ड्रॉ करता है फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, मनी की पेमेंट के लिए, पैसे की अदायगी के लिए। जब एक पोस्ट ऑफिस दूसरे पोस्ट ऑफिस को ऑर्डर देता है, हुक्म देता है, तो उसको हम मनी ऑर्डर कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज डिफाइन IOU, IOU को बयान करें। तो IOU का मतलब क्या है बेटा? IOU कि मैं आपका मकरूज हूं। इसमें एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है विच डेटर राइट्स, जिसको कौन लिखता है? डेटर लिखता है, मकरूज लिखता है। इसका मतलब क्या है? आई एम योर डेटर, कि मैं आपका मकरूज हूं। वो शख्स जिसने उधार लिया होता है वो शख्स जो है IOU इंस्ट्रूमेंट को लिखता है जिसमें वो इस बात का इकरार करता है कि मैं आपका मकरूज हूं। जब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड राइट डाउन इट्स फीचर, बिल ऑफ एक्सचेंज को बयान करें, उसके फीचर बयान करें। बिल ऑफ एक्सचेंज को हम शॉर्ट क्वेश्चन में भी बयान कर चुके थे, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि ये अनकंडीशनल रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इसमें जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज हैं, ड्रॉअर, ड्राई एंड पे। अब हम देखते हैं बेटा इसके फीचर। फर्स्ट वन इज ऑर्डर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में याद रखें, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है, एक हुक्म होता है पेमेंट करने के लिए। इन राइटिंग, ये हमेशा राइटिंग में ही हो सकता है, ओरली बिल ऑफ एक्सचेंज को नहीं बनाया जा सकता। थर्ड इज अनकंडीशनल, बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ कोई कंडीशन ऐड नहीं की जा सकती, ये अनकंडीशनल है, गैर मशरूत होता है। उसके बाद सर्टेन अमाउंट, इसमें जो रकम लिखी जाती है उसी रकम की पेमेंट करना जो है वो
लाजमी होता है, सर्टेन अमाउंट जो है वो इसमें मौजूद होती है। उसके बाद स्पेसिफाइड पर्सन ड्राई, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज को एक स्पेसिफाइड पर्सन के लिए लिखा जाता है, मतलब ड्राई के नाम पर इसको ड्रॉ किया जाता है और ड्राई ने इसकी पेमेंट करनी होती है। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस, कि बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस जो है वो लाजमी है, इससे किसी भी सूरत में इनकार नहीं किया जा सकता, कि जो ड्राई है वो हर सूरत में इसको जो है वो एक्सेप्ट करेगा और उसकी पेमेंट भी करेगा। उसके बाद ड्रार, क्रेडिटर, देखिए बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज को जैसे कि हमने पढ़ा कि 3 पार्टीज हैं, इसमें जो पहली पार्टी है वो ड्रार है। ड्रार को हम मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, कि बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करने वाला। तो इसमें जो शख्स क्रेडिटर होता है वो इसका ड्रार होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 इज सिग्नेचर ऑफ ड्राई, बिल ऑफ एक्सचेंज तब ही वैलिड होगा जब ड्राई इसके ऊपर सिग्नेचर करेगा, ड्राई के सिग्नेचर के बगैर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो वैलिड नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज पेई, रिसीवर ऑफ मनी, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक थर्ड पार्टी पेई भी होती है जो अमाउंट को रिसीव करती है बिल ऑफ एक्सचेंज की। पॉइंट नंबर 10 इज पेमेंट ऑफ बिल, कि बिल की पेमेंट जो है वो हर सूरत में अदा की जाती है, बेशक जो ड्राई है वो अगर इंसॉल्वेंट भी हो जाएगा तब भी उसकी पेमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद जो अमाउंट मिलेगी उसमें से उसको पे किया जाएगा। उसके बाद इंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज को इंडोर्स भी किया जा सकता है, इसमें इंडोर्समेंट की फैसिलिटी भी है, मतलब ड्रार जो है, जो शख्स ड्रार होता है वो चाहे तो अपना बिल किसी दूसरे शख्स के नाम पर इंडोर्स भी कर सकता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 इज रिन्यूअल ऑफ बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज को रीन्यू भी करवाया जा सकता है, मतलब सपोज अगर ड्राई इस कंडीशन में नहीं है कि वो पेमेंट कर सके तो उस सूरत में वो बिल को रीन्यू करवा सकता है। पॉइंट नंबर 13 इज पार्शियल पेमेंट, कि बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्शियल पेमेंट की फैसिलिटी भी मौजूद होती है, कि अगर ड्राई के पास फुल अमाउंट मौजूद ना हो तो वो पार्शियल पेमेंट करके बाकी रिमेनिंग अमाउंट का एक न्यू बिल भी बनवा सकता है। पॉइंट नंबर 14 इज डिसऑनरिंग एंड प्रोटेस्टिंग, कि बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर हो जाए तो उसके ऊपर प्रोटेस्टिंग भी की जा सकती है। इसके लिए नोटरी पब्लिक के पास जाकर अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है वो रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है और फिर जो है वो हम जितनी भी प्रोटेस्टिंग है वो आगे से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 15 इज ग्रेस डेज, तो बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज में याद रखें कि ग्रेस डेज 3 डेज जो है वो ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाते हैं ड्राई को, ताकि उन 3 डेज में वो अमाउंट को अपनी कलेक्ट कर सके। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो क्वेश्चन है आपका डिफाइन कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट एंड डिस्कस इट्स एडवांटेजेस, कि कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट को बयान करें और उसके एडवांटेजेस भी बयान करें। तो देखिए कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट की मैंने डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, द लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट, कि कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट भी एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय द बायर्स बैंक, जिसको बायर का बैंक इशू करता है, ऑथोराइज द सेलर, जिसमें वो सेलर को ऑथोराइज करता है तो ड्रॉ इन अकॉर्डेंस विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, कि सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वो अमाउंट जो है वो बैंक से ड्रॉ कर ले, तो इसको हम कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ, इसके फवाइद की तरफ। तो फवाइद पहले है बेटा इंपोर्टर के लिए, इंपोर्टर वो शख्स जो दरामद कुनिंदा होता है, वो शख्स जो कि चीज़ों को बैरून मुमालिक से अपनी कंट्री में मंगवाता है, उसको इंपोर्टर कहा जाता है। तो इसके लिए पहली सहूलत है फैसिलिटी इन पेमेंट, कि देखें जो शख्स इंपोर्टर है उसने एक्सपोर्टर को पेमेंट करनी होती है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी की मदद से उसको इस चीज़ की फैसिलिटी मिल जाती है कि वो पेमेंट को आसानी से जो है वो एक्सपोर्टर तक पहुंचा सके। पॉइंट नंबर 2 इज इंक्रीज इन क्रेडिट, उसकी क्रेडिट में भी इजाफा हो जाता है कि फिल वक्त उसको इतना पैसा अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, वो जो है वो क्रेडिट में भी जो है वो एक्सपोर्टर से लेन देन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एलसी। उसके बाद एडवांटेजेस फॉर बैंक, कि बैंक को एलसी के क्या फ़वाइद होते हैं। द फर्स्ट वन इज इनकम ऑफ बैंक, बैंक की इनकम बनती है, क्योंकि जब भी बैंक एलसी को इशू करता है तो उसके बदले में बैंक अपनी कमीशन चार्ज करता है। उसके बाद इंक्रीज इन अकाउंट ऑफ बैंक, कि बैंक के अकाउंट में भी इजाफा होता है। देखिए स्टूडेंट्स जब भी बैंक जो है वो एलसी बनाते हैं तो एलसी बनाने के लिए लाजमी है कि जो शख्स एलसी बनवा रहा है उसका बैंक में अकाउंट भी मौजूद हो, तो इस तरह से बैंक के अकाउंट्स में भी इजाफा होता है। अब हम फ़वाइद देखते हैं एक्सपोर्टर के लिए, कि वो शख्स जो एक्सपोर्टर है उसको कौन कौन से फ़वाइद होंगे। फर्स्ट वन इज
कंफर्म रिसीट, कि उसको कंफर्म वसूली होगी। देखें, एक्सपोर्टर क्योंकि दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, उसकी कंट्री और इंपोर्टर की जो कंट्री है, दोनों की कंट्रीज डिफरेंट हैं, तो इसीलिए एक्सपोर्टर जब एलसी को ओपन करवा लेता है तो उसको रसीद की कंफर्मेशन होती है कि जब मैं अपनी चीज़ों को भेज दूंगा तो मुझे उसकी पेमेंट ज़रूर मिलेगी। उसके बाद प्री शिपमेंट फाइनेंस, कि जो एक्सपोर्टर है वो प्री शिपमेंट फाइनेंस भी ले सकता है ग्रीन क्लॉज एलसी के मुताबिक। ग्रीन क्लॉज एलसी को ओपन करवाने के बाद जो एक्सपोर्टर है उसको प्री शिपमेंट फाइनेंस भी मिल सकता है। अब हम फाइव देख लेते हैं मिसलेनियस। द फर्स्ट वन इज फैसिलिटी फॉर पेमेंट एंड रिसीट। तो देखिए बेटा, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों के लिए फैसिलिटी है एलसी। एलसी ओपन करवाने के बाद दोनों को पेमेंट और रिसीट में फैसिलिटी मिल जाती है। सेकंड इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, जब भी एलसी ओपन करवाई जाती है तो इससे इकोनॉमिक जो है, वो जो हमारी इकोनॉमी है वो भी ग्रो करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एलसी के जरिए होती है। थर्ड इज लीगल प्रोटेक्शन। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, एलसी से लीगल प्रोटेक्शन भी होती है। किसको? इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों को। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को रसीट और जो डिलीवरी ऑफ द गुड्स है उन चीज की कंफर्मेशन होती है। उसके बाद कंपनसेशन ऑफ लॉसेस, कि लॉसेस भी कंपनसेट हो सकते हैं एलसी की मदद से। कि एलसी ओपन करवाने के बाद अगर कोई लॉस हो रहा है इंपोर्टर को या एक्सपोर्टर को, तो दोनों का लॉस जो है वो कंपनसेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एलसी। द लास्ट पॉइंट इज प्रोग्रेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल ट्रेड भी ग्रो करती है एलसी ओपन करवाने से। कि जब एलसी ओपन करवाई जाती है तो इससे बैनुल-अक़वामी तिजारत को भी तरक्की मिलती है। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज द एंड ऑफ लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। आखिर में मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस कोरोना वायरस की वबा से महफूज रखे। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।